हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 9 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम नज़र डालें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हर सैटरडे और संडे जो है शेयर बाज़ार बंद रहता है। तो उसको लेकर के क्या खबरें हैं। शनिवार को जो है शेयर बाज़ार बंद रहा और सोमवार को जो है हाई पर खुलने के आसार हैं। तो ये सेंसेक्स के बारे में था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर हम गोल्ड और सिल्वर की, उसको देखेंगे। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,52,180 रुपये पर पहुँच चुका है, जबकि अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यानी चांदी बढ़कर जो है 2,32,640 रुपये पर पहुँच चुका है ना। तो ये थी खबरें गोल्ड और सिल्वर के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर डॉलर की। तो डॉलर जो है उसकी अगर हम बात करें तो डॉलर को देखिएगा, अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.2 रुपये पर पहुँच चुका है, जबकि क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है बढ़कर $78 जो है प्रति बैरल पर पहुँच चुका है, जो कल जो है $77 पर था। तो ये थी बाजार दर की बड़ी खबरें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो मुख्य खबरें अन्य हैं उनको देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बैंकर्स और बुक्स एविडेंस विधेयक जो है 2026, उसकी बात करेंगे। संसद द्वारा जो है इसको पारित किया गया है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिएगा, संसद द्वारा जो है बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 जो है पारित किया गया है, जो अंग्रेजों के ज़माने के 1891 के औपनिवेशिक कानून का स्थान लेगा। इस कानून ने जो इस नया कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो आधुनिक डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक इनोवेशन और कोर बैंकिंग डेटा जो है सिस्टम को अदालती प्रक्रियाओं में कानूनी साक्ष्य का पूर्ण अधिकार का दर्जा प्रदान करना। यानी देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आधुनिक डिजिटल बैंकिंग है, फिनटेक इनोवेशन है और कोर बैंकिंग जो सिस्टम डेटा है, उसको जो है अदालती प्रक्रियाओं में एक प्रकार से अब क्या है लीगल एविडेंस के रूप में जो है मतलब प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसा जो है इस विधेयक का जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो है अगर अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, लोग डिजिटल खाता विवरण और ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय रिकॉर्ड को मुकदमों में वैध साक्ष्य माना जाएगा। यह पहल न्यायपालिका में वित्तीय विवादों के शीघ्र निस्तारण, डेटा अखंडता सुनिश्चित करने और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रभावी ढंग से जो है निपटने में अत्यंत मददगार सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो नज़र आ जाती हैं। कभी कभी आपने देखा ही होगा कि फ्रॉड की जो है स्थिति नज़र आती है। जो फ्रॉड हो गया है और हमारा जो पैसा चला गया किसी के कानून के खाते में, मतलब सिर्फ कानून का नहीं, मतलब किसी व्यक्ति के खाते में, तो उसका जो है क्या कर रहे हैं, तो उसको जो है आप एक प्रकार से जो है एविडेंस माना जाएगा कि ये जो है एविडेंस है और इस तरह से जो है हमारे इसका जो पैसा है वो वहाँ जो है इसको मतलब ट्रांसफ़र किया गया था, उसको जो है एक प्रकार से लीगल जो है एविडेंस माना जाएगा। उस आधार पर जो है एक प्रकार से मतलब कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है। इसी के अतिरिक्त तो यह और भी देखेंगे, जैसे मान के चलिए कोई लोन का मामला है, तो लोन अगर नहीं चुका रहा है तो उसको लेकर के अगर उसके जो है डिजिटल जो कह सकते हैं इसके लेन देन की ट्रांजेक्शन की जो स्थिति है, अगर वो मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है किस रूप में माना जाएगा, ये भी एक लीगल एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से जो है बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक जो है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कारगर सिद्ध हो सकता है इस मामले में। तो ये साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और जो है अन्य मामलों से निपटने में जो है बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो ये जो है विधेयक की मुख्य बातें थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखिएगा इसकी और अन्य बातें क्या हैं बड़ी खबरों में, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, लोकसभा में जो है इसको पारित कर दिया है ना, ये पास हो गया है लोकसभा में। और इसका जो देखिएगा डिजिटल बैंक रिकॉर्ड कानून की सबूत का दर्जा जो है अब होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि 1891 का जो 135 साल पुराना कानून है उसकी जगह ले लेगा ये बिल। और बिल की जो मुख्य बातें हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या है बिल की मुख्य बातें। इसमें अगर बात करें मुख्य बातों में तो देखिएगा, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड आधारित बैंक रिकॉर्ड को जो है वो कानूनी सबूत होंगे अब, है ना। और दूसरी बात क्या होगा, प्रमाणित डिजिटल जो प्रतियां हैं अदालतों में स्वीकार होंगी और मूल दस्तावेज की जगह ले लेंगी, है ना। और क्या होगा, न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज और कागजी दस्तावेजों पर जो है वो निर्भरता कम हो जाएगी, है ना। इसके अतिरिक्त और क्या होगा, जो डिजिटल हमारी सामने कागजी दस्तावेज आते हैं उनको जो है मान्यता प्राप्त हो जाएगी और जो कागजी दस्तावेज हैं उन पर जो है निर्भरता भी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और क्या है, डिजिटल बैंकिंग को मिलेगी कानूनी मजबूती और विश्वसनीयता। यानी जो डिजिटल बैंकिंग है अगर उसका जो है एक प्रकार से कानूनी मजबूती भी मिल जाएगी और साथ ही साथ जो है इसमें मतलब क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
है ना। तो ये है। इसके साथ ही साथ हम बात करें फ़ायदा क्या होगा, डिजिटल लेन देन पर बढ़ेगा भरोसा, बैंकिंग सिस्टम कर होगा और अधिक पारदर्शी, और समय और लागत जो है दोनों बचेंगी, और साथ ही साथ जो है ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिल पाएगी। तो इस तरह से यह है, ये डिजिटल बैंक रिकॉर्ड जो है इसमें एक प्रकार से कानूनी सबूत बन गया है। तो इसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है उसको देखेंगे। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने भारत की रामसर आर्द्रभूमि को यानी वेटलैंड साइट्स जो होती हैं उनको औद्योगिक अतिक्रमण से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संरक्षित आर्द्रभूमि और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की नई खनन या भारी औद्योगिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NVWL तथा पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी, है ना। ऐसा माना जा रहा है कि जो मान के चलिए रामसर आर्द्रभूमि है और साथ ही साथ जो हमारी जो आर्द्रभूमि के अतिरिक्त पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हैं, है ना, तो ESZ जो होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, 10 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी प्रकार की कोई नई खनन प्रक्रिया या फिर कोई भारी उद्योग जो है गतिविधि लगाई जाती है तो उसको जो है पहले NVWL और जो है पर्यावरण मंत्रालय से जो है पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है। यह आदेश जो है 2017 के वेटलैंड कंजर्वेशन रूल के नियामक जो है अंतराल को समाप्त करता है, और इस निर्णय से जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियाँ हैं या दुर्लभ प्रवासी पक्षियाँ हैं उनके प्राकृतिक आवासों और तटीय जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसको रासायनिक प्रदूषण और क्षरण से सुरक्षा मिलेगी। तो अगर मान के चलिए इस तरह से जो है उसको ये जो संस्थाएं हैं अगर इस प्रकार से उसको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं मंजूरी लेनी होगी, तो वो उसको जो है देख करके उसका जो है निरीक्षण करके तभी जो है उसका मतलब स्वीकृति देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। तो इससे हमें जो है 2 फायदे मिलेंगे मुख्य रूप से। एक होगा जो हमारी जो दुर्लभ प्रवासी जो पक्षियाँ हैं उनको जो है प्राकृतिक आवासों में जो है संरक्षण मिलेगा, और साथ ही साथ जो तटीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका जो रासायनिक प्रदूषण है और क्षरण है उससे भी सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। तो जैसा कि देखिएगा रामसर सम्मेलन की अगर हम बात करें वो क्या है इसको देखेंगे। इसकी अगर हम बात करें, रामसर जो स्थल होते हैं वे आर्द्रभूमियाँ होती हैं जिन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में जो है मान्यता दी जाती है, और ये जो है 1971 के ईरान में रामसर सम्मेलन जो है वहाँ हुआ था उस शहर में, तो उसके तहत जो है इसका संरक्षण किया जाता है ना। तो इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं मतलब महत्व होता है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है देखिएगा अभी हमने उससे पहले देखा था कि अभी हाल ही में जो है जो अरुणाचल प्रदेश की ग्वाल झील है उसको जो है 101वां क्या मिला था, रामसर सम्मेलन जो है स्थापित मतलब घोषित किया गया था, और कुल मिलाकर के जो है हमारे जो देश के अंदर हैं वो 101 रामसर स्थल हो गए हैं, है ना। तो ये 101वां था। अगर हम 100वें की बात करें यानी इससे पहले जो है 5 जून को 2025 को दिया गया 26 को दिया गया था, उसको देखेंगे जो हमारा 5 जून 2026 को दिया गया था ना एक और, है ना। तो उसके उस समय जो है हमारे हो गए थे कितने 100, तो वो कौन सा था, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सूराताल बलिया यानी उत्तर प्रदेश का था, और वो जो है वो 100वां कौन सा था हमारा रामसर स्थल था, और हमारा 101वां कौन सा हो गया है हमारा ग्वाल झील जो अरुणाचल प्रदेश की है ना। तो इस प्रकार से जो है हम वर्तमान में कह सकते हैं कि जो वर्तमान में हमारे जो देश के 101 जो है रामसर स्थल जो है मतलब इसमें शामिल हैं, है ना। तो अगर हम बात करें देखिए कि सर्वाधिक जो है बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में है 20 हैं, और लगभग उत्तर प्रदेश में जो है 12 हैं। तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, जबकि अगर बात करें तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है ये 3 अगर स्टेट देखें बड़े तो हमारे पास में ये हैं। और अगर हम बात करें देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये कुछ हमने जो है कुछ फैक्ट देखे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब अगली खबर की। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का पुनर्गठन जो है उसको किया गया है, उसके बारे में क्या है इसको समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो है कूटनीतिक संबंध अब केवल चीन केंद्रित क्षेत्रीय संतुलन ए तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि तकनीकी सह विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचकशीलता पर आधारित नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देश जो है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है यानी ICET के तहत जो है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो रक्षा सहयोग उत्पादन है उसमें जो है संयुक्त निवेश बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें तो भारत अपनी जो है पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति को बनाए रखते हुए ग्लोबल साउथ और यूरोपियन संघ के साथ भी जो है अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
यह बहुआयामी दृष्टिकोण वैश्विक भू राजनीतिक जो है उसकी उथल पुथल के बीच जो है भारत की स्वायत्त विदेश नीति और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के संतुलन को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे अगर हम वर्तमान देखें स्थिति जो कंडीशन है करंट स्टेटस को हम देखें तो जो ग्लोबल स्थिति पर जो है देखते हैं तो जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत ही उसमें उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है पहले से ही है रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चला रहा है। उसके बाद हमने देखा जो है लगातार त्रिपक्षीय जो है ईरान इजराइल और भारत जो है भारत नहीं, ईरान इजराइल और अमेरिका जो है त्रिपक्षीय मतलब संघर्ष नज़र आता था। तो उसमें भी जो है हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर पुतर की जो स्थिति मची हुई है हमारी भू राजनीतिक में, तो उसके बीच में जो है भारत और अमेरिका के बीच अगर बात करें द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का जो है ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इतनी राजनीतिक भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है ये द्विपक्षीय रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है ना। इसकी अगर हम बात करें आगे देखेंगे इसमें क्या है। अगर हम बात करें इसे ट्रेड डील की तो देखिएगा ट्रेड डील भी देखेंगे क्या है इसमें। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में जो है क्या भारत को मिलेगा बेहतर समझौता। तो पीयूष गोयल ने जताई उम्मीद क्या है दोनों देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंध और बढ़ेंगे, भारत के जो है आर्थिक हित भी मतलब इससे जो है क्या होंगे लाभान्वित होंगे, है ना। और साथ ही साथ बात करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में हैं और टैरिफ अगर जो रिडक्शन की बात करें तो 18% जो है टैरिफ हमारे पास में जो है रिडक्शन हो सकता है। एनर्जी और डिफेंस डील की बात करें तो लगभग जो है 500 बिलियन जो है US डॉलर जो है परचेसेस है। मार्केट एक्सेस की बात करें तो रेगुलेटरी जो है ईज होगी हमारे साथ, है ना। और टेक्नोलॉजी और जो सप्लाई चेन है वो कॉरपोरेशन के बीच में जो है लगातार साझेदारी बढ़ रही है। तो इस मामले में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर इस तरह से डील हुई है तो इसलिए हमारे लिए और भारत मतलब अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये है। अच्छा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की क्या है। PM ड्राइव योजना और भारत का ई वाहन तंत्र, इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिएगा भारत का इलेक्ट्रिक वाहन ई बाजार वर्ष 2016 के 50,000 वाहनों से बढ़कर जो है 26 में 23 लाख इकाइयों को पार कर गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लगातार हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तो चाहे वो अगर मान के चलिए स्कूटर बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो मतलब देश की जो जनता है लगातार किस ओर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर जो है वो बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी ईंधन की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर के जो है जनता के पास जो पैसों की मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कमी को दिखाई देते हुए वो इस ओर जो है अपना क्या कर रही है ट्रांसफ़र कर रही है अपनी स्थिति को, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है बात करें और 2016 में जो है 50,000 वाहनों से बढ़कर अगर हम 26 की बात करें तो 23 लाख इकाइयों को पार कर गया है ना। तो ये है राष्ट्रीय स्तर पर जो है वर्ष 2030 तक जो है 30% वाहन बिक्री को जो है इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि जो है 2030 तक 30% वाहन जो है बिक्री की इलेक्ट्रिक जो है उसमें बदलेंगे। केंद्र सरकार की PM ई ड्राइव योजना तो है और एडवांस केमिस्ट्री जो सेल है वो बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना। तो वर्तमान में अगर बात करें बैटरी कुल वाहन लागत जो है लगभग 35 से 40% हिस्सा होती है। इसके बाद ही जो है सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके विस्तार से जो है कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी आएगी और साथ ही साथ जो है कच्चे तेल के आयात पर भी जो है निर्भरता की कमी होगी। तो इससे अगर हम बात करें सार्वजनिक जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी हम देखते हैं ना जो पब्लिक डोमेन में इसको लगा देते हैं और जो है वहाँ पर क्या करते हैं, कभी आपने देखा भी होगा इस तरह के जो है पॉइंट लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि जगह जो है हम अपनी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको चार्ज कर सकें। तो उसको जो है बढ़ावा देते हुए अगर हम बात करें सरकार काम कर रही है तो ये योजना है PM ड्राइव, है ना, PM ई ड्राइव। तो इसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा कार्बन का उत्सर्जन। पहली बात तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा हमारे पास में, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन की ओर आएंगे तो इस तरह से जो है हमारा जो फ्यूल है उससे जो उत्सर्जन होता था तो उससे जो है हमारे पास में कमी आएगी, है ना। तो ये है। और अगर हम बात करें देखिएगा कच्चे तेल का आयात पर भी जो है हम जो निर्भर रहते हैं वो भी जो है उसकी निर्भरता कम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी PM ई ड्राइव योजना को लेकर के, इसकी बात हमने की। अच्छा इसमें और देखेंगे क्या है इसकी बात करें तो ये योजना के बारे में। तो इसे जो है भारी उद्योग मंत्रालय यानी MHI द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EV को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने और EV विनिर्माण के अनुकूल परिवेश के लिए विकास को बढ़ावा देना है। PM ड्राइव योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन जो है अवधि शुरू में 1/4/2024 से 31/3/2026 तक जो है यानी 2 वर्ष थी।
अब यह क्या हो गया है, बाद में भारी उद्योग मंत्रालय ने 31/3/2028 तक के लिए इसे विस्तार की अधिसूचना जारी की है ना। हालांकि ये 2 पहिया और 3 पहिया के लिए अंतिम तिथि 31/3/2026 रखी गई है ना। तो ये था इस तरह से। इसमें आप अगर आप देखेंगे मुख्य उपलब्धियां जो हैं बहुत सारी हैं। हम देख रहे हैं लगातार जो है सरकार जो इस तरह से सेल्फ मतलब चार्जिंग पॉइंट लगा रही है, उनकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है, और उससे जो है अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है थोड़ा मतलब क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे जो है हमारे देश के लिए जो अगर हम बात करते हैं ऊर्जा के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कदम है ये। तो ये थी हमने देखी। अब हम बात करेंगे देखिएगा राष्ट्रीय हथकरघा पुनरुद्धार कार्यक्रम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको लेकर के क्या खबर है उसको देखेंगे। तो देखिएगा भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश भर के 1800 से अधिक जो है हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण हेतु जो है एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना शुरू किया गया है। कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा भारत में दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रदाता है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए कृषि के बाद में जो है हथकरघा क्या है, दूसरा ग्रामीण जो है रोजगार प्रदाता है, सबसे बड़ा है ना, जिससे लगभग जो है 35 लाख से अधिक जो है बुनकर और कारीगर जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं भी हैं, है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है, 72% जो है यहाँ पर महिलाएं हैं। आपने देखा होगा जो कपड़ा बुनाई होती है ख़ास तौर से जो जैसे मान के चलिए गुजरात है या पश्चिम बंगाल है, असम है और उत्तर प्रदेश भी है, तो वहाँ पर ख़ास तौर से जो है ये राष्ट्रीय हथकरघा जो कह सकते हैं उसका पुनरुद्धार कार्यक्रम के जो है जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है कुछ बढ़ावा दे रही है। यह क्षेत्र सस्ते पावरलूम वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल के मूल्य में उतार चढ़ाव और विपणन की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, हैंडमेड इंडिया, वैश्विक ब्रांडिंग, जीआई टैग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के जरिए जो है कारीगरों की आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल देना है। यानी कह सकते हैं कि जो इस तरह से जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो राष्ट्रीय हथकरघा पुनरुद्धार कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से क्या हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि इसका जो इसकी जो चीज़ें नज़र आती हैं हमें, चाहे वो आपकी मान के चलिए उसकी अर्थव्यवस्था हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, और साथ ही साथ जो है उसकी जो रोज़गार की बात करें तो उसमें भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो है ये ग्रामीण जो कारीगर हैं उनकी भी जो संख्या आय बढ़ रही है, उससे जो है रोज़गार के जो प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इससे मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मेन है आपका जो रोज़गार है, और उसके बाद जो है अगर हम बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो है साथ ही साथ बल मिल रहा है ना। तो ये हमने देखा। इसमें अगर हम देखें आगे तो थोड़ा सा इसके जो है पॉइंट बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 2026 जो है 7 अगस्त को मनाया गया था, और अभी जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये 12वां क्या था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। अगर इसकी बात करें तो जो वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है इसका मतलब मनाया गया था, और ये जो है अगर हम बात करें शुरुआत जो है भारत का पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2015 को ये मनाया गया था, है ना। इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे, और इसका अभी जो है फिलहाल में, और इसमें अगर बात करें तो इसमें जो मुख्य मतलब अतिथि थे, चीफ गेस्ट रहे, वो रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने जो है ये कुछ मतलब पुरस्कार जो है वो वितरित किए थे, है ना। तो ये हथकरघा के मामले में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। तो आज के लिए बस यहीं पर रोकेंगे हम, और जाने से पहले एक बार से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो है हमारे एक और सीरीज चल रही है साइंस की। साइंस सीरीज के अंतर्गत जो है हम वहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर जो है साइंस की बातें यानी साइंस की जो फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से जो है शुरुआत की है, और वहाँ पर जो है हम शुरू से चैप्टर लेकर के जहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर भी जो है जाकर के आप उसे भी एक बार चेक मतलब उसको जो है चेक करें, उसको जो है देखें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो नोटिफिकेशन होती है उसको भी जो है घंटी को दबा दें, ताकि जो है ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।